सो हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज के इस भाग में एक बड़ा ही रोचक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय मैं लेके आया हूँ, जिसकी काफी समय से डिमांड थी, जिसके बारे में हम लोग बनाना चाह रहे थे, लेकिन एक सीरीज के तहत इसे बनाने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू करी है। देखिए, आज के इस दौर में हर किसी का एक सपना है कि वो अपनी कमाई से अपना एक सुंदर सपनों का घर खरीदे। ये घर खरीदना भी आज की डेट में इतना आसान नहीं है, बहुत सारे प्लस एंड माइनस शुरू हो गए हैं। पहले की जब तब समय में जब हमारे जो एंकेस्टर्स थे, जो हमारे बाप दादा लोग थे, उनके लिए घर खरीदना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो जमीन से खरीदते थे। लेकिन आज के इस प्रॉपर्टी के मार्केट में एंट्री हो गई है बिल्डर्स की। आज की इस प्रॉपर्टी के मार्केट में बहुत सारे अदर फैक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, और आज के इस समय में ये जो फैक्टर्स है आपके इस सपने को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं कि हो सकता है कि आप ये सपना देखना ही छोड़, लेकिन सतर्कता से आप इसको अपने पक्ष में कर सकते हैं। कैसे, वो फैक्टर्स कौन से हैं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। एक एक छोटी बारीकी मैं लेके यहाँ पे आया हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके लोन से रिलेटेड भी होते हैं और आपके प्रॉपर्टी के एक एक्चुअल बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। दिल्ली एनसीआर हो गया या बड़े बड़े महानगर जहां पे ये प्रॉपर्टियां बिकती हैं, स्पेशली जो बिल्डर्स फ्लैट हैं, जो डेवलपर्स बनाते हैं प्रॉपर्टी और वो बिकती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज में हम लोग तो फ्लैट ले रहे हैं। देखिए, पहले के लोग जमीन से आसमान तक की प्रॉपर्टी लिया करते थे, यानी कि जमीन खरीदी, उस पर बनाया और छत यानी कि आसमान भी उनके पास है। अब के जमाने में ना तो इतनी जमीन रह गई और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि महानगरों में तो आज बहुत बुरा हाल है। अब ऐसी स्थिति में ना तो आप जमीन के रहे और ना ही आसमान के लिए रहे, यानी कि ना तो आपको जमीन मिल पा रही है और ना ही आपको छत मिल पा रही जिससे आप एक अच्छा साफ आसमान देख। जो बिल्डर फ्लैट, जो डेवलपर फ्लैट आप लेते हैं, उसमें अगर कोई कमी आ जाए तो ये सपना आपके एक बुरे सपने में तब्दील हो सकता है। 2011 में दिल्ली एनसीआर में जो लोग, स्पेशली जो नोएडा एक्सटेंशन से प्रभावित, जो जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, जो घर ले रहे थे नोएडा एक्सटेंशन में, बिल्डर्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, उनका ये सपना बुरे सपने में तब्दील हो गया था एक फैसले से, क्योंकि अथॉरिटी ने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी बिकने लायक ही नहीं थी। बिल्डर्स ने उसे बना लिया, बेच दिया, लोन हो गया और उसके बाद वो सारे सपने धरे के धरे रहे। आज भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बिल्डर के ऑफिस में जाके वहां पे धरना देते हैं, अथॉरिटीज जाते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन बहुत हद तक नहीं मिल पाया है। सोचिए, उस व्यक्ति की हालत जो रेंट पे रहता है, वो किराया भी दे रहा है और आज तक 15 साल बाद भी उसको मकान नहीं मिल पाया है। वो किराए पे ही और प्लस वो ईएमआई भी दे रहा है, यानी कि दोहरी मार। आप घर खरीदें, जरूर खरीदें, डेवलपर्स के खरीदें, फ्लैट खरीदें, जमीन खरीदें, बिल्कुल बेशक खरीदें, लेकिन सतर्कता के साथ। ऐसे डेवलपर्स या बिल्डर्स को ना चुने जिनमें कोई भी कंप्लाइंस पाया जा रहा हो या कोई भी ऐसी अनियमितता बरती जा रही हो जो आपके इस सपने को मिट्टी में मिला सकता है। तो जरूरी हो जाता है ये जानना कि जो प्रॉपर्टी जैसी चीज, जो आप जीवन में, कुछ लोग तो शायद सपना ही देखते रह जाते हैं और कुछ लोग शायद एक ही बना पाते हैं। आज के समय में इतना किसी के पास नहीं है कि वो कई सारी प्रॉपर्टियां बना सके, और बहुत सारा तबका ऐसा है, आप, मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक एक छत लेना या एक फ्लैट लेना जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क होता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, मिलता हूं, उनका दर्द सुनता हूं, जिनका जीवन का सपना था, जो 22-23 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू किए, 28 साल तक पहुंचे, बड़ी मुशक्कत से एक घर लिया, और वो घर ऐसे डेवलपर का ले लिया जहां पे ना तो उन्हें पोजीशन मिल पाया, स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, बहुत सारी कमियां थी, और वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा हम किराए के मकान में ही थे। पैसा भी गया, समय भी, और जो मानसिक पीड़ा है वो अलग। आप, मैं, बहुत सारे लोग जो सिर्फ रोजी रोटी कमाने लायक ही अर्निंग करते हैं, जो एक ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं, उनके लिए एक ऐसा मकान लेना जो कि उनके रहने के लिए ही है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। जीवन, कई बार तो लोगों की जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं। तो क्या ऐसी चीज को खरीदते समय सतर्कता बरतनी जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। आज हम इसी पे बात करेंगे। आज मैं स्लाइड के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या वो सतर्कता है जो बरतनी चाहिए। अगर आप मार्केट में बहुत पुराने हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको लगे ये तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आज इस हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो घर खरीदने के लिए रोज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनके सपने गलत दिशा में ना पूरे हों, उसके लिए ये ऐसी वीडियो यूट्यूब पे आना बहुत जरूरी है। ये वीडियो किसी डेवलपर या बिल्डर्स या किसी ब्रोकर के खिलाफ नहीं है, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो गलत चीज करते हैं कस्टमर्स के साथ, जो धोखेबाजी करते हैं कस्टमर्स के साथ। और अगर कोई ऐसी इवेंट हो जाए जो कि लगता है कि ठीक नहीं है, तो वो बच के निकलते हैं, इसे कहते हैं हिट एंड रन केस।
उसको अवॉइड कर। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड पे और मैं आपको आज एक बड़े ही रोचक तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता ही बचाव है। पर वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सभी ने निवेदन की प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको सारे महत्वपूर्ण विषय समय पे उपलब्ध होते रहे। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो आ गए हम अपनी स्लाइड पे और यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टी बाइंग कंप्लीट गाइड, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया था। और अब यहाँ से जो एक स्पेशल जानकारी और जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से इवेलुएट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट है जो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, दूसरा आता है व्हाट इज बीएसपी। अब बीएसपी यहाँ पे क्या है, बेसिक सेल प्राइस, बेसिक सेल प्राइस, राइट। ये क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट चार्जेस। अब देखिए जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं आप ये देखिए कि पहले प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बताएंगे कि बीएसपी क्या होती है यानी कि बेसिक सेल प्राइस, और उसके बाद व्हाट इज गवर्नमेंट चार्जेस, क्योंकि गवर्नमेंट के भी चार्जेस होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी का जो रेट है ना बहुत डिफरेंट बना देते हैं। आपने 30 रुपए की चीज़ खरीदी है वो 45 या 50 रुपए की पहुंच जाएगी। तो वो कौन से चार्जेस होते हैं और आपको कौन से चार्जेस हैं जो बताए जाते हैं लेकिन होते नहीं है, आपको उसमें पता लग जाएगा। इसके बाद आता है व्हाट इज द हिडन एंड बिल्डर चार्जेस। हिडन एंड बिल्डर चार्जेस को मैंने एक साथ रखा है भैया, ये वो चार्जेस होते हैं जो कि आपको बिल्डर बताता है कि ये जी चार्जेस मेरे हैं, राइट, या फिर वो छुपे हुए चार्जेस कह सकते हैं। अब ये चार्जेस बिल्डर के होते हैं, इसमें आपको कैसे बार्गेन करना है, क्या क्या चार्जेस होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और आखिरी का पॉइंट है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्कैम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस तरीके के स्कैम से बचना कैसे है। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 1 जो कि था हमारा व्हाट इज द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है जी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी होती है रेसिडेंशियल, दूसरी होती है कमर्शियल, तीसरी होती है इंडस्ट्रियल। तो ये 3 तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ पे आती हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। अब जो एक आम आदमी है वो सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही होती हैं, यानी कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उसमें खरीद फरोख्त सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद कमर्शियल, ऑफिस, शॉप्स वगैरह हो गए। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो होती हैं ये अमूमन इन दोनों की तुलना में कम होती है। तो ये थर्ड कैटेगरी में आता है। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली यहाँ पे, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। अब इसका मार्केट कैप मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। देखिए जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो 50% मार्केट कैप अपना रखती है। अब ये 50% मार्केट कैप का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी 100% प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, 100 प्रॉपर्टी बिक रही हैं या 100% प्रॉपर्टी बिक रही हैं, उसमें से आधी प्रॉपर्टी जो है 50% प्रॉपर्टीज वो रेसिडेंशियल हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जी 50% रेशियो हमारा मार्केट कैप्चर फिर रेसिडेंशियल का है, 30% जो है हमारा मार्केट कैप्चर कमर्शियल प्रॉपर्टी का है। अब इसमें क्या आती है, शॉप्स हो गई ही है ना, ऑफिसेज हो गए, तो इनकी भी डिमांड है। तो ये शोरूम हो गया, तो ये इस 30% में आते हैं। और 20% जो है वो इंडस्ट्रियल आता है, इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गए है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट हो गई। तो ये जो है ये 20% मार्केट है। अब इस 50% में से यानी कि जो रेसिडेंशियल है 50%, उसका आधा हिस्सा जो है वो होता है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जड़ से, यानी कि आपके पास लैंड है प्लस आप उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये होती है आपकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। और ये जो बाकी का 75% है ये है, ये वाला हिस्सा ये है फ्लैट, फ्लैट या फ्लोर, इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो आप मान के चल रहे हैं कि 100 में से, इसको क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे, 100 में से 50% हिस्सेदारी जो है मार्केट की वो है हमारी रेसिडेंशियल की, और इस रेसिडेंशियल में भी 75% हिस्सेदारी फ्लैट की आती है, यानी कि ये प्रॉपर्टियां फ्लैट के रूप में बिक रही हैं, राइट। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मार्केट शेयर है। 25% ही है सिर्फ जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो लैंड पे बिकती हैं, जो एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी प्लॉट होते हैं ना, लैंड से नीचे से ऊपर तक टिल द रूफ, राइट, वो सिर्फ 25% शेयर है और 75% आपके फ्लैट होते हैं। तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया किस तरीके से है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस।
ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है और उसका मार्केट एक्सपोजर कितना है, यानी कि कितनी खरीद फरोख्त हो रही है, शेयरिंग क्या है, तभी तो आप आगे समझ पाएंगे ना। तो अब आगे चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में हमारे पास सबसे पहले आता है व्हाट इज बीएसपी। हमने डिस्कस किया था ना हमारी पहली स्लाइड में, आप देखेंगे मैंने बताया था बीएसपी। व्हाट इज बीएसपी? बीएसपी मींस बेसिक सेल प्राइस, राइट। बेसिक सेल प्राइस क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है बिल्डर से, राइट, बिल्डर से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो किस रेट पे बिक रही है। बेसिक सेल प्राइस क्या होता है कि आपको बिल्डर कहता है कि सर एक बीएसपी हमारी 300 तो नहीं होगी, 3000 रुपए स्क्वायर फीट की है, फीट, ठीक है। अब 3000 रुपए स्क्वायर फीट का मतलब हो गया आपकी कितने कितने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है? सर हमारी ये 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कितना प्राइस हो गया इसका? इसका प्राइस हो गया 3000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है तो 30 लाख रुपए का हमारा बेसिक ये प्राइस हो गया फ्लैट का, राइट। ये बेस प्राइस है, यहाँ पे 30 लाख रुपए जो है ये तो आपका बीएसपी है, यानी कि बेस प्राइस, सेलिंग प्राइस की इतने प्राइस पे आपको ये प्रॉपर्टी बिल्डर देगा। अभी आगे और भी बताऊंगा, अभी इसमें और भी बहुत जोन है। अब ये एक्सक्लूडेड अदर चार्जेस एंड टैक्सेस। अब इसमें अदर चार्जेस और टैक्सेस आ गई कहानी, यहाँ पे झोल आ गया ना। चार्जेस भी अलग है, इसमें कौन से चार्जेस है? टैक्सेस, ये तो गवर्नमेंट वाले हो गए, और ये हो गए हिडन, हिडन या फिर बिल्डर के चार्जेस। ये कब लॉन्च किया जाता है जी? डिक्लेयर्ड बाय बिल्डर ऑन लॉन्चिंग। जब लॉन्च हो रहा होता है प्रोजेक्ट तब ये बीएसपी डिक्लेयर की जाती है बिल्डर के द्वारा। यानी कि अब हमने एक चीज समझ ली, सबसे पहला था हमारा कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। दूसरा होता है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तीसरा होता है कि इस प्रॉपर्टी का मार्केट जो कैप्चरिंग है वो क्या है, वो परसेंटेज हमने पिछली स्लाइड में पकड़ ली थी। अब यहाँ पे आता है बेसिक सेल प्राइस। बेसिक सेल प्राइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, बेसिक सेल प्राइस ऑफ द फ्लैट। अगर कोई फ्लैट बिल्डर बेच रहा है तो एक बेसिक सेल प्राइस पे बेचता है, इसमें चार्जेस और हिडन चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस कुछ नहीं होता, इट इज नेक प्राइस। अब वो 1500 रुपए से ले हो सकता है, सपोज कीजिए 1500 रुपए है जी पर स्क्वायर फीट, है ना, पर स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट में भी होता है, स्क्वायर गज में भी होता है, वट एवर, अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग कोटेशन है। अब इनटू इसको जो भी है, सपोज करिए 1500 रुपए का है, या मैं कहता हूं कि ये 2000 रुपए का है, 2000 रुपए स्क्वायर फीट, राइट। इसको आप एरिया में, यानी कि एरिया कितना है, एरिया है हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हमारा फ्लैट है, ठीक है, स्क्वायर फीट, राइट। अब इसको जब आप गुणा कर देंगे 1000 इंटू 2 तो कितना हो गया? 20 लाख। तो ये हमारा फ्लैट का बेसिक सेल प्राइस है। इसके ऊपर सारे चार्जेस टैक्सेस की जो गणना आगे हम करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुपर एरिया और कारपेट एरिया क्या होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सुपर एरिया भी और कारपेट एरिया भी। सुपर एरिया किसे कहते हैं और कारपेट एरिया किसे कहते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सुपर एरिया क्या होता है जी, कारपेट एरिया क्या होता है। सुपर एरिया और कारपेट एरिया का रेशो 30:70 का, यानी 30:70 का रेशो मैक्सिमम हाँ होना चाहिए। यानी कि जो सुपर एरिया है उसमें बिल्डर आपको कहे कि जी, अब सुपर एरिया क्या होता है? दिस इज अ कंप्लीट एरिया ऑफ फ्लैट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉमन एरिया लाइक स्टेयर्स, लिफ्ट, लॉबी, ये सब आ जाते हैं इसमें। और कारपेट एरिया क्या होता है? दिस इज इनसाइड एरिया ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग बालकनी एंड शाफ्ट। मैं इसको एक बेसिक से आपको समझाता हूँ कि जो कारपेट एरिया होता है, आपका कोई भी फ्लैट है, राइट, फ्लैट के आगे जो बालकनी है ना, लिफ्ट एरिया है, ये जो चार दीवारी के अंदर का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड कारपेट एरिया, राइट। सुपर एरिया क्या होता है? आपका एक फ्लैट है, इसमें जो बाहर का एरिया है, लॉबी है, लिफ्ट है ना, ये बिल्डिंग की जो है एरिया, तो यानी कि जो बाहर का जितना भी एरिया है, दिस इज कॉल्ड सुपर एरिया। ये भी आपके फ्लैट में लोडिंग की जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपका इनसाइड वाला एरिया होता है। अब जो बीएसपी मैंने बताई वो देखने वाली बात होती है कि बिल्डर कारपेट एरिया पे लेता है, सुपर एरिया पे लेता है। हालांकि वैसे सुपर एरिया ही कंक्लूड होता है, लेकिन इतने ईमानदार कोई नहीं थे, बट फिर भी बाइफर्केशन देना यहाँ जरूरी है। अब ये सपोज कीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका एक फ्लैट है, राइट। बिल्डर कहता है जी 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, राइट। अब इसमें से 30% एरिया जो है वो जो हमारा लोडिंग आती है। लोडिंग एक शब्द याद रखिए, लोडिंग मतलब कि भाई ये जो बाहर का एरिया है ये भी तो आप ही पे करोगे ना, कॉमन एरिया है ये,
तो इसमें 30% यानी कि 300 स्क्वायर फीट जो है वो मेरा इसमें यूज होगा, स्टेयर्स में, लिफ्ट में। पैसे आपको 1000 के ही देने पड़ेंगे, राइट, लेकिन यूज आप सिर्फ इसमें से 700 स्क्वायर फीट ही कर पाओगे। समझ लो पहला जोन, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जी हम लोग सबसे पहले क्या हो गया जी यहाँ पे जोन कि अब ये 300 स्क्वायर फीट तो आप यूज कर सकते हैं सिर्फ स्टेयर्स में, और 700 स्क्वायर फीट ही आप अपने फ्लैट में यूज कर पाएंगे। यानी कि पैसे आप 1000 गज के दे रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक्चुअल यूसेज जो है वो आपकी 700 स्क्वायर फीट की है। ये सबसे पहले आपको झोल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सुपर एरिया और कारपेट एरिया का सबसे बड़ा झोल ये है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर 3, गवर्नमेंट चार्जेस। अब गवर्नमेंट भी इस पे चार्जेस लगाती है। अब हमने यहाँ पे पीछे पढ़ लिया था कि 1000 स्क्वायर फीट का हमारा एक प्रॉपर्टी था, राइट, 1000 स्क्वायर फीट। अब इस प्रॉपर्टी पे जो चार्जेस लग रहे हैं ये बीएसपी है। अब इस पे बीएसपी हमने निकाली कितनी, 2000 रुपए की, 2000 रुपए की बीएसपी, यानी कि हमारा 20 लाख का फ्लैट हो गया। ये बीएसपी है हमारी। अब ये 20 का 40 कैसे होगा वो आप देखना। अब वाई इट इज, अब गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं। क्यों हमें रिक्वायर्ड है, इट रिक्वायर्ड टू चेंज द टाइटल इन योर नेम टू प्रूव ओनरशिप राइट। भाई साहब ये जो फ्लैट है ये अभी बिल्डर के पास है, बिल्डर के पास है। अब इसके ओनरशिप राइट आपको ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट कहती है, जो परचेजर है, ठीक है, उसको कहती है कि भाई आपको अगर अपने नाम पे करना है तो गवर्नमेंट बीच में यहाँ पे है, भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये टैक्स की दीवार जो है जब तक ये पार नहीं करोगे तब तक ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होगी। तो ये जो लाइन है इसको क्रॉस करने के लिए कि प्रॉपर्टी आपके पास है, आपको गवर्नमेंट के चार्जेस देने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ पोजीशन या परचेज, राइट। हाउ इट कैलकुलेट, दिस इज स्टेट वाइज, स्टेट अलग अलग होती है, किसी स्टेट में किसी तरीके की होती है, लेकिन होती है, राइट। व्हेन टू पे, एट द टाइम ऑफ फाइनल परचेज और बिफोर पोजीशन टू बी टेकन, यानी कि जब आपकी रजिस्ट्री हो रही होती है तब इसको गवर्नमेंट कहती है कि हम तब लेंगे, ठीक है, जब रजिस्ट्री हो रही होगी तब इसे पे करवाया जाता है। अब ये कौन कौन से चार्जेस होते हैं सर, स्टैंप ड्यूटी, सबसे पहले तो स्टैंप ड्यूटी आती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आते हैं, जीएसटी भी आता है, म्युनिसिपल टैक्स और टीडीएस। अब इनके बारे में भी बताता हूँ किस किस तरीके से आपके शहर में, आपके स्टेट में किस किस तरीके से, वो भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, राइट। अब इसमें ये सबसे पहले आप देख लो, स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जीएसटी, म्युनिसिपल टैक्स और टीडीएस। अब ये कैसे कैसे लगेगा वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आती है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी जो है इसमें डिफर स्टेट टू स्टेट, 4% से लेके 7%। अब ये 4% किसका, वो जो हमने 20 लाख रुपए की बीएसपी निकाली थी ना सर, अब ये 20 लाख का 4% से 7%। अब 4% क्या है, जो वुमेन है उसके नाम पे 4% होगा, जो जेंट्स है उसके नाम पे 7% होगा, क्योंकि वुमेन्स को कुछ रियायतें गवर्नमेंट देती है। अब ये भाई 4%, 7% लगा देते हैं। अब 20 लाख का 7% कितना हो गया, इट इज काउंट 1,40,000, यानी कि 1,40,000 रुपए तो आपकी स्टैंप ड्यूटी बन गई, राइट। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% टू 3% होते हैं। 1% कितना हो गया जी, 20,000, आपका 1% हो गया लगभग 20,000 से लेकर के और 60,000 तक के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि हर स्टेट में अब 50,000 रुपए जो है हरियाणा में मैक्सिमम कैपिंग है, लेकिन यहाँ पे हम 3% ले लेते हैं जेंट्स के केस में, तो 60,000 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 लाख रुपए सम, यहाँ तक आते आते ये 1,40,000 प्लस 60,000, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 लाख रुपए तो अभी तक बन चुके हैं। जीएसटी, अब जीएसटी पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है जीएसटी सिर्फ उन्हीं पे गवर्नमेंट लेती है। अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये जीएसटी कितना होता है, 45 लाख से ऊपर का अगर आपका है, यहाँ पे तो हमारा 20 लाख था, अब अगर 45 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी होगी तो 5% लगेगा, और 45 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी है तो 1% लगेगा। ये अफोर्डेबल में आएगी, अफोर्डेबल में गवर्नमेंट कुछ रियायत दे देती है, लेकिन लगेगी जरूर भाई, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में टैक्स लिया जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स स्टेट वाइज होता है, लेकिन 1% मान के चलिए कि 1% तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे हमारे को ये 45 लाख से कम की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे बचत हो गई, लेकिन 1% हमारा कितना हो गया, 20,000 यहाँ पे हमारे ऐड हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है टीडीएस, टीडीएस अगर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है तो 1% माना जाता है कि आपको देना पड़ेगा। अगर यही चीज 20 लाख की जगह यहाँ पे 50 लाख या 55 लाख रुपए होती तो ये टीडीएस 55,000 रुपए आपके यहाँ पे लगता ही लगता। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में चलते हैं। भाई क्यों चाहिए, बिल्डर क्यों लेता है,
दिस इज द ओनली बिल्डर चार्जेस विच इज लेविड बाय बिल्डर अदर देन द बेसिक सेल प्राइस फ्लैट ऑफ अदर। भाई साहब बिल्डर को भी कमाई करनी होती है, सीधी सी बात है। ये जो है ना, जो अदर चार्जेस हैं, ये कमाई का जरिया है, जो बिल्डर के हिडन चार्जेस है। हाउ इट कैलकुलेट, भाई टोटल एरिया ऑफ प्रोजेक्ट, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा डिवाइडेड इक्वली इन द नंबर ऑफ फ्लैट। यानी कि अगर प्रोजेक्ट में मान के चलिए पूरा लैंड परचेज से लेकर के पूरा उसको कंस्ट्रक्ट करना, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, सपोज कीजिए उसने बहुत सारे फ्लैट बनाए, इसमें फ्लैट बने लगभग 50 फ्लैट बनाए उसने, ठीक है, यहाँ पे 50 फ्लैट बनाए एक लैंड को खरीद के एक बिल्डर ने। अब ये लैंड खरीदने से लेकर के कंस्ट्रक्शन प्लस बिजली पानी जो सुविधाएं इसमें इसने करनी है पूरी लैंड में, उन सारी कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को इन 50 फ्लैट में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट। तो हर एक फ्लैट की एक एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है, इसमें वो अपना फिर प्लस कर देगा प्रॉफिट। भाई बिल्डर तो प्रॉफिट लेगा ही ना, तो जो निकल के आएगा उसको वो अदर चार्जेस में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे जो लैंड की कॉस्ट है वो बीएसपी में प्लस प्रॉफिट आती है, यानी कि जो बीएसपी हमने सबसे पहले देखा था, वो बीएसपी कैसे कैलकुलेट हुआ कि बिल्डर ने लैंड खरीदी और उस लैंड को 50 फ्लैट बनाने उसमें डिवाइड कर दिया। जो लैंड के जो खरीद थी, सपोज कीजिए उसने 1000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, एक लैंड खरीदी, उस 1000 रुपए को 50 फ्लैट में डिवाइड कर दिया, प्लस इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, प्रॉफिट यहाँ भी ले रहा है वो, और फिर इसमें जो डेवलपमेंट करी उसको इसने जोड़ा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई, एवरीथिंग, ये सब चीजें जोड़ने के बाद प्रॉफिट इससे निकाला और यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो आपसे डबल मुनाफा तो वो कमाएगा ही कमाएगा। और ये कब पे करना होता है सर, ये तो पे करते ही रहना पड़ता है। एक बार आप बिल्डर के पास जाते हैं तो वो 10%, 5%, 15%, बट यूजुअली पोजीशन से पहले वो अपना सारा पैसा आपसे वसूल कर लेता है। व्हाट नेक्स्ट, अब ये कौन कौन से चार्जेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है पीएलसी यानी प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस, इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी मार है। अब आपको कहते हैं कि पीएलसी क्या है सर, एल शेप की प्रॉपर्टी है। आप सपोज कीजिए एक प्रोजेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि हमें सूर्य देवता के दर्शन होने चाहिए, ठीक है, तो भाई सूर्य देवता के दर्शन होने चाहिए, अच्छी बात है। आपको कौन सा चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वाला, तो भाई आप यहाँ पे लेंगे प्रोजेक्ट में। अब आप जब यहाँ पे पूरा कॉर्नर की ले रहे हैं तो आपको दो साइड का व्यू आ रहा है, एक तो यहाँ का और एक यहाँ का। सर चार्जेस हो कितना, 10%, 10% होता है, 15% होता है, तो ये बिल्डर के ऊपर है कि वो किस तरीके से चार्जेस लेना चाहता है। यहाँ पे 10%, 15% पार्क फेस है सर यहाँ। अच्छा ये एक चीज मैं बता दूं, एल शेप है तो भी आपको इतना देना पड़ेगा। सपोज कीजिए 15% तो आपके एल शेप के हो गए, पार्क फेसिंग के सर 5% चार्जेस है, राइट। और ईस्ट फेसिंग के छोड़ दीजिए, मैं वेव करा दूंगा, वैसे उसके भी 5% होते हैं, तो टोटल आपका जो हो गया यहाँ पे 20% के चार्जेस, ये आपके पीएलसी ऐड हो जाएगी। ये बीएसपी का है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये बीएसपी में ऐड का, ये 20% जो है बीएसपी का निकालेगा। पार्किंग जो है वो कवर्ड भी होती है और ओपन भी होती है। कवर्ड वाली पार्किंग के 1 लाख रुपए अमूमन ले लेता है उसको, और ओपन कवर्ड वाली के सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, कवर्ड पार्किंग के जो है बिल्डर लेता है ओपन पार्किंग के लेता है 1 लाख और कवर्ड पार्किंग के लेता है 2 से 2.5 लाख रुपए। हम 2.5 लाख रुपए के आसपास, यहाँ पे दिल्ली में जो अभी चल रहा है, एनसीआर में जो चल रहा है, 2 से 2.5 लाख के आसपास कवर पार्किंग रहती है जो बेसमेंट में होती है। फ्लोर पीएलसी, अब सर होता क्या है शहरों में, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, अब कोई बिल्डर है उसने कोई बिल्डिंग बनाई, अब वो यहाँ पे क्या है जी 20 माले की बिल्डिंग बनी है, मुंबई में तो खैर 100+ फ्लोर की बनती है। अब जितने भी फ्लोर की ये बिल्डिंग है दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करें तो जो नीचे के फ्लैट हैं वो महंगे होते हैं, ये कॉस्टली होंगे। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे बिजली का 10 चीजों का दिक्कत रहता है, तो जो नीचे के फ्लैट है वो जल्दी से उतर के आ जाए, ज्यादा चलना ना पड़े, और ऊपर के फ्लैट जो है जितने आप ऊपर जाते हैं उतने वो सस्ते होते जाते हैं। तो ये तो दिल्ली एनसीआर की बात है। मुंबई में जैसे शहरों में जहाँ पे एक ही बिल्डिंग 100 माले की बन रही है भाई, तो वहां पे ऊपर के फ्लैट जो है वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि व्यू मिलता है, साफ हवा मिलती है, ठीक है। तो नीचे के जो फ्लैट है वो सस्ते होंगे और ऊपर के जितने भी फ्लैट हैं वो आपके महंगे होंगे। जितने जितने आप ऊपर जाते जाएंगे उतना उतना वो कॉस्टली होते जाएंगे। क्लब मेंबरशिप, अक्सर हर एक फ्लैट, एक बिल्डिंग में ना एक क्लब बनाया जाता है। अब वो क्लब कितने यूज करते होंगे मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन क्लब के 1 टाइम मेंबरशिप चार्जेस होते हैं जो कि 50,000 से लेकर के और 3 लाख तक ये बिल्डर लेते हैं। 5 लाख भी होते हैं, कहीं जगह बहुत अच्छा बिल्डर है तो 5 लाख तक भी ले सकता है, लेकिन 50,000 से लेकर 3 लाख तक 1 टाइम पेमेंट है। अब मंथली चार्जेस जो होंगे वो उसके अलग है,
वो बाद में ले जाएंगे, लेकिन अभी तो आपको एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फ्लैट ये आपको देने पड़ते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस, अब सर बिजली का खंभा लगा है, पानी की लाइन बिछी है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस जो होते हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस में आते हैं। अब आपको 2 किलोवाट का जो है वो चाहिए बैकअप, तो उसके सर 1 लाख रुपए अलग से है। अब यूसेज के चार्जेस अलग आएंगे, लेकिन अभी तो आपको देने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। वाटर के चार्जेस हैं सर 25,000 50,000, बिल्डर के ऊपर होता है। लीगल चार्जेस और मिसलेनियस चार्जेस, सर ये मिसलेनियस चार्जेस और लीगल चार्जेस वो होते हैं जो जब रजिस्ट्री होती है ना, तब बिल्डर कहता है सर मेरा लॉयर भी आया था, मैंने रजिस्ट्री के चार्जेस ऐसा ऐसा 20,000 रुपये मेरे जो है ना लीगल के खर्चा है, ठीक है, ये आप लेके आना। आपको तो ये पता ही नहीं है, ये छोटे छोटे 10-10 20-20 हज़ार करके ना बहुत सारा अमाउंट बन जाता है, लेकिन ध्यान में आपके होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टे अलर्ट एंड अवॉइड स्कैम। देखिए 4 बातें हैं जो मैं बताऊंगा जिन पे आप जरूर ध्यान रखेंगे, तो आप ना सिर्फ अपने बेशकीमती पैसे बचा सकते हैं, बल्कि सिरदर्दी जो एट द टाइम ऑफ होती है ना, कि रजिस्ट्री वाले दिन रजिस्ट्री गए सब लोग रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन हो ही नहीं, वापस आ गए, क्योंकि सर ये चीज तो बताई नहीं थी मैं बिल्डर ने हमें। तो सबसे पहली चीज है चेक बीबीए। बीबीए क्या होता है? बिल्डर बायर एग्रीमेंट। आप अपना बिल्डर बायर एग्रीमेंट बहुत थॉरोली चेक करें सर। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जितनी भी क्लॉजेज हैं, टर्म्स हैं, उनको बहुत थॉरोली पढ़े। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें क्लॉसेज, जैसे कि एक चीज याद रखिए कि बिल्डर अपना जब बीबीए बनाता है यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाता है, तो उसमें आपका नाम लिखता है, नेम। सर ये नेम आप अपनी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अगर स्पेलिंग गलत हुई तो आपकी रजिस्ट्री में दिक्कत आ सकती है। नेम गलत नहीं होना चाहिए, फादर नेम सन ऑफ जो होता है वो करेक्ट होना चाहिए, और आपका करंट का रेसिडेंस जो आधार पे है अभी, या जो भी आपने प्रूफ दिया है, एड्रेस आपका बिल्कुल ठीक लिखा होना चाहिए, राइट। ये चीज आप चेक करेंगे। टर्म एंड क्लॉजेज, सिग्नेचर। अब सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपने तो सिग्नेचर करके दे दिया, ठीक है, क्लाइंट के सिग्नेचर तो हो गए, बिल्डर के कहाँ है? बिल्डर के सिग्नेचर अगर आपके पास नहीं है और आपके पास जो कॉपी बिल्डर ने दी है उसमें सिर्फ आप ही के सिग्नेचर है, तो वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी मैंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखे हैं जिसमें बिल्डर ने कस्टमर के साइन कर दिए, पहले पेज पे उसने बिल्डर ने साइन करा है, और आधे पेज पीछे के सबसे आखिरी के पेज पे एक आध जगह कहीं कर दिया तो कर दिया, नहीं, हर पेज पे जहां जहां आपके साइन है, बॉटम में जैसे जैसे आपने साइन करे वैसे वैसे बिल्डर के साइन वहां वहां होने चाहिए। दोनों के सिग्नेचर एक्सेप्टेंस जरूरी है, सिर्फ लास्ट में जरूरी नहीं है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें। और डेट, सर जिस जिस दिन आपने पेमेंट करी है या वो जो डॉक्यूमेंट पे आपने एग्जीक्यूट किया वो डेट पूरी तरीके से चेक कर लें, बाद की या पहले की पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है सर रेरा स्टेटस। रेरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदते में, इसमें एक बड़ी विस्तृत वीडियो में लेके आऊंगा बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। और रेरा का स्टेटस, लॉन्चिंग का क्या है, कंप्लीशन क्या है, पैनल क्लॉसेस क्या है, वो सारी आप जरूर जानें। इसके लिए रेरा की जो साइट है उस पर जरूर चले जाएं, है ना। उस बिल्डर का नाम रेरा की साइट पे जाएंगे तो रेरा हरियाणा या रेरा जैसे आपका उत्तर प्रदेश, आप उसकी साइट पे जाएं, गूगल पे मिल जाएगी, और उस पर जाके उस प्रोजेक्ट का नाम डालें, उसकी सारी क्लॉज आ जाएंगी कि सर ये कब लॉन्च हुआ था, कितनी उसमें क्या कंडीशंस हैं, बिल्डर की पेनल्टी तो नहीं लगी हुई, या अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब उसमें मिलेगा आपको। ये जांच परख के ही आप आगे कदम बढ़ाएं। तीसरा आता है बार्गेन फॉर बिल्डर चार्जेस एंड एग्जिट क्लॉसेस। सर बिल्डर से जो ये पीएलसी वगैरह के जो अदर चार्जेस है ना, इस पे आप बार्गेन जरूर करें। ऐसा नहीं है कि उसने बता दिया तो आपने दे दिया, ये भ्रम वाक्य है कि आपको देना ही पड़ेगा। आप इस पे बार्गेन करें, सर ये कम कर देते हैं कि नहीं सर मैं तो आपका पीएलसी ये मेरा वेव कराओ या मेरा बीएसपी कम कराओ, बीएसपी पे भी आप बार्गेन करें। और एग्जिट क्लॉज, सर अगर मेरा लोन नहीं हुआ तो मैंने तो आपको अभी 10% दिया है, इसका कितना कटेगा और कितना मुझे वापस मिलेगा। एग्जिट क्लॉज जरूर डिस्कस करें, बिना एग्जिट क्लॉज के आप आगे ना बढ़े। चेक ऑक्यूपेंसी, नेबर चेक एंड अथॉरिटी चेक। यहाँ पे चेक ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि बिल्डर कह रहा है सर 90% बिक गया है, राइट, मेरा प्रोजेक्ट जो है 90% बिक गया है, आप ले लो, 3 दिन में पेमेंट करो वरना ये खत्म हो जाएगा, मत बढ़िएगा आगे ऐसे, जब तक कि वहां पे खुद जाके एक बार प्रोजेक्ट पे देखिए वहां पे एक्चुअल में 90% बिका हुआ है। अब कई जगह पे बिल्डर क्या कहता है, सर ये तो बिक गए, ताला लगा हुआ है, वो आ ही नहीं रहे। चेक करिए, जो लोग रह रहे हैं वहां पे चेक करिए, उनसे एक बार बात करिए इसकी यहाँ पे कैसे है क्या है। नेबर चेक सिर्फ उस प्रोजेक्ट का नहीं, इस प्रोजेक्ट के बाहर जो रोड से निकल के सामने कोई दुकान वाला है,
साथ में कोई अगर कैसा है जहाँ पे से वो प्रोजेक्ट दिखता है, एक बार पता करें कि वहाँ पे क्या चल रहा है। भाई यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है क्या? बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी तो नहीं होती है ना? नेबर चेक सिर्फ उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का तो पूछिए, प्रोजेक्ट के आसपास जो लोग हैं उनसे भी जानकारी एकत्रित करिए। और अथॉरिटी चेक, सर अथॉरिटी की साइट पे जाके देखें कि क्या ये जेन्युइनली जो प्लॉट है ये बिल्डर को अलॉट हुआ भी है या नहीं है। बहुत सारे केसेस में क्या हुआ, बिल्डर ने प्लॉट सीधा किसानों से खरीदा, राइट, जो फार्मर्स हैं उनसे खरीदा, और एक जीपीए पे यानी कि जनरल पावर अटॉर्नी पे खरीदा और कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी, राइट। अब इसमें अथॉरिटी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई, राइट। अथॉरिटी के कागजों में ना तो टैक्स पे हुआ ना कन्वर्जन हुआ, वो जमीन अभी भी किसान की दिख रही है, एग्रीकल्चर दिख रही है, उस पर 50 माले की बिल्डिंग खड़ी है। अथॉरिटी ने नोटिस भेजा और 3 साल बाद उस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। अब उसमें जो जो 100 फ्लैट बिके उनका क्या, फंस गए ना, कोई सुनवाई नहीं है। अथॉरिटी चेक जरूर करें। तो देखा आपने, ये थे वो जानकारी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। इसमें ये एक मैंने एक ग्रॉस एक फैक्टर आपके सामने रखा है, ये बहुत ज्यादा संक्षिप्त वर्णन जो है वर्णन नहीं है। हाँ, लेकिन जो मोटा मोटे तौर पे हमें देखना चाहिए, जो एक ओवरव्यू लेना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की। इसमें बहुत सारी और बारीकियां हैं, बहुत सारी और सब ब्रांचेज हैं जिसके बारे में आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उन बारीकियों पे भी एक बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको आपके अधिकार के बारे में बताऊंगा। प्रॉपर्टी लेते हुए जो आपके अधिकार है, जो रेरा है उसने किस तरीके के आपके अधिकार आपको वर्णित किए हैं, जो दिए हैं, जो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। बस ये देखते हैं कि हाँ रेरा है, ठीक है, फाइन, लेकिन भाई क्या है, कैसे है, वो तो जानना जरूरी है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ये जो मैंने कुछ बातें आपको बताई, ये आपके ज्ञान में वृद्धि करी होंगी। अगर प्लीज वीडियो पे आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो इसी तरीके की रोचक जानकारी और एक महत्वपूर्ण विषय के साथ अगली वीडियो में फिर से प्रस्तुत होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।